मैंने कई जेल के किस्से आपको सुनाए और ख़ासतौर पर हमारे देश की जेलों की जो हालत है उसके बारे में भी आपको बताया। ऐसे बहुत सारे जेल हैं जहाँ पर तमाम सहूलियत है। आप बेशक किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर वहाँ सज़ा काट रहे हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आप सज़ा काट रहे हैं, ऐसा लगता है आप मज़ा काट रहे हैं। तो हमारी जेलों की हालत ऐसी है कि अगर जिसके पास पैसे हैं, रसूख है, पावर है, तो वो कैद भी जो है वो ऐश में गुजर जाती है। हालांकि कायदे से जेल जो बनाने के पीछे जो मंशा थी, जो मकसद था, वो ये कि जब कोई जुर्म करे तो उसे ऐसी सज़ा मिले एक चार दीवारी के अंदर कैद करके कि वो सोचे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों मैं पूरे समाज दुनिया से कट कर एक अलग ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे कैद हूँ। तो ये मकसद था। और जेल का एक मकसद ये भी है कि सिर्फ सज़ा देना नहीं, बल्कि लोगों को सुधारना, बदलना। क्योंकि आमतौर पे कई देखा जाता है कि मुजरिम कई तरह के होते हैं। एक पेशेवर मुजरिम है जिनका जेल से कोई मतलब नहीं, उनको पता है कि वो जो काम कर रहे हैं तो जेल आना जाना लगा रहेगा। कुछ हालात के मारे होते हैं, मुजरिम होते नहीं लेकिन बन जाते हैं किसी न किसी वजह से। कुछ पहली बार जाने अनजाने उनसे क्राइम होता है तो वही मुजरिम बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें झूठे केसों में फंसा दिया जाता है, वो भी जेल पहुंच जाते हैं। जेल जाने के बाद मुजरिमों की ज़िंदगी कैसी होती है इसका हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, इस जेल से निकली एक अनोखी कहानी है। बात 2003 की है, कहानी दिल्ली की है। एक 25 भी नहीं, उस वक्त 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता था, वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। इत्तेफाक से जो सब्जेक्ट था उसका, उसमें मेन सब्जेक्ट में वो थोड़ा सा पीछे रह गई थी। कुछ घर के हालात थे, कुछ शायद तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कोर्स जो है वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो उस कोर्स तक पहुंच नहीं पाई थी। तो अब फटाफट उसे अपने कोर्स को कंप्लीट करना था। ख़ासतौर पर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट था, कोर्स था, वो उसका अधूरा था। तो जिस इंस्टीट्यूट में वो ट्यूशन लेने जाती थी, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ा करती थी। और वहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे वो उसके टीचर थे जिनका नाम था अमित राय, बल्कि अशोक राय एलियस अमित। तो अमित भी लोग पुकारते थे और अशोक राय भी पुकारते थे। तो सुनीता वहीं ट्यूशन लिया करती थी, ट्यूशन पढ़ा करती थी, लेकिन कोर्स थोड़ा पीछे चल रही थी वो शेड्यूल से। तो फिर उसने अमित से कहा कि आप हमें कोचिंग, मतलब एक घर पे भी अलग से ट्यूशन आप दे दीजिए। अमित तैयार हो गया। अब वो सुनीता उसके घर जाने लगी ट्यूशन के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सुनीता पढ़ाई कर रही है, लेकिन इस बीच में दोनों के बीच कुछ नज़दीकियाँ आ जाती हैं। हालांकि इसके दो पहलू हैं, वो आगे बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ चलता रहता है। और उसके बाद 14 अप्रैल 2003 रात 11 बजे अचानक सुनीता की तबीयत बिगड़ती है। सुनीता का भाई भागकर उसके पास आता है, देखता है कमरे में तो मुंह से झाग निकल रहा था। वो अपने भाई को बताती है कि मैंने सल्फास एक टैबलेट या गोली कुछ है वो खा लिया है। भाई उसको फौरन लेकर हॉस्पिटल भागता है, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद 14 और 15 अप्रैल की दरमियानी रात सुनीता की मौत हो जाती है। भाई को कुछ समझ में नहीं आया। उसने ये बताया ज़रूर था, मरने से पहले उसने कुछ खा लिया है और एक नाम लिया, अमित, और इसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका, उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि उसने कुछ पॉइजनस चीज़ खाई है, ड्रग्स के जो दवाएं हैं कुछ ज़्यादा मकदार में। अब पुलिस की टीम घर पहुंची क्योंकि मामला एक सुसाइड केस का था। घर से एक सुसाइड नोट मिला। ये सुसाइड नोट सुनीता के हाथों का लिखा हुआ था, लंबा चौड़ा ये सुसाइड नोट। उसमें सुनीता ने अपनी पूरी कहानी लिखी। उसने बताया कि मैं अमित से ट्यूशन पढ़ा करती थी केमिस्ट्री की, कोर्स में चूँकि मेरा शेड्यूल से मैं पीछे थे, फिर घर जाने लगी। फिर कई बार ऐसा हुआ कि अमित ने कहा कि हम लोग एक दोस्त हैं, दोस्त की तरह भी बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा वो टीचर और स्टूडेंट्स वाली जो दूरी थी वो रहा करती थी। लेकिन धीरे धीरे अमित खुला। फिर उसने कहा कि एक रोज़ अमित ने कोई कोल्ड ड्रिंक दी, उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद अमित से बहुत फ्रैंक हो गई और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। फिर उसे लगा कि शायद अमित उससे प्यार करता और अमित उससे शादी करेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप
बन गया। अब दोनों के बीच रिलेशन भी था, पढ़ाई भी थी, सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ कि शायद अमित उससे शादी नहीं करेगा। और एक जगह उसने लिखा कि अमित ने एक बार उसे कहा था कि एक मेरा दोस्त है, उसके साथ भी तुम्हें रिलेशन बनाना है। तो मैं उस दिन हैरान रह गई, शायद अपने उस दोस्त से अमित को कोई फ़ायदा उठाना था। तो तब मेरा दिल टूटा और फिर मुझे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं सोसाइटी को क्या दिखाऊंगी अपना, और अपने परिवार की बदनामी होगी। तो इन सारी चीज़ें, उधर वो शादी की बात से अमित का पीछे हटना, इन सारी चीज़ों ने मुझे तोड़ दिया। और इसके बाद अब मेरे पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए फिर मैंने मरने का फैसला किया। तो मेरी मौत के लिए ये अमित या अशोक राय जिम्मेदार होगा, ये सुसाइड नोट में पूरा लिखा। और उसके बाद सुनीता की मौत हो गई। अब सुनीता की मौत के बाद और इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, खुदकुशी के लिए उकसाने का, और उस रिलेटर के हिसाब से रेप का भी। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की अदालत में यह मामला पहुंचा। अमित या अशोक राय गिरफ्तार हो चुका था। पुलिस कस्टडी में पूछताछ की गई, फिर उसको जुडिशल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल जाने के बाद इधर मुकदमे की कार्रवाई चलती रही और आखिरकार लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने इस सुसाइड नोट के बयान पर अमित या अशोक राय को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, उसके लिए उसकी मौत का जिम्मेदार मानते हुए 10 साल की सज़ा दी। और रेप के मामले में, चूँकि सुसाइड नोट में था कि उसने उसके साथ धोखा किया और धोखे से उसके साथ रिलेशन बनाया, उसके लिए उम्र कैद की सज़ा दी। तो अब अमित एक टीचर, अब उसके माथे पर एक रेपिस्ट की तोहमत और साथ में एक की जान लेने का जिम्मेदार, तो 10 साल उसकी। तो कायदे से उम्र कैद की सज़ा ज़्यादा थी, तो अब वो उम्र कैद ही माने। अब अमित तिहाड़ में लोअर कोर्ट ने अपना ये फैसला सुना दिया। लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन 2003 की बात थी, करीब 6 साल बीत गए। 2003 अप्रैल एंड से ही अमित जेल में बंद था। पहले एक विचाराधीन कैदी के तौर पर, और फिर जब लोअर कोर्ट से फैसला आया तो फिर एक कन्विक्टेड के तौर पर, यानी एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर, जिसे उम्र कैद की सजा हुई। जेल के अंदर रहते हुए अमित ने एक फैसला किया। वो उसने कोर्ट में ये कहा था कि उसने सुनीता का रेप नहीं किया है, और ये सब कुछ दोनों की सहमति से हुआ। और वो जो एक जगह पर उसने ये कहा है कि मैं किसी और दोस्त के सामने उसको पेश करने की बात कर रहा था, वो भी गलत है। हालांकि उसके कोई सबूत भी नहीं मिले, लेकिन फिर भी अदालत ने मुझे सज़ा सुनाई उम्र कैद की। अब वो जेल के अंदर है और उसने कहा कि अब मैं क्या करूं। हाई कोर्ट में ये मामला गया। इस दौरान में अब कोर्ट कानूनी लड़ाई जारी है। अमित ने तय किया कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। वो जो ट्यूशन देता था, ट्यूशन इसलिए देता था कि साथ में वो अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर गिरफ्तार हुआ तो कुछ एक दो साल उसके बर्बाद हुए। बट फिर वो संभला, उसने कहा कि नहीं, अब मैं तैयारी करूँगा, यूपीएससी क्रैक करूँगा। अब तिहाड़ जेल में वो तैयारी करने में जुट गया। तिहाड़ के अंदर एक लाइब्रेरी भी है। जिस जेल नंबर में था, उस जेल के जेलर ने भी देखा कि ये पढ़ने लिखने में ज़्यादा इसका दिमाग चलता है, बाकी कैदियों से अलग उसका रूटीन दिन भर पढ़ाई में ही है। तो उन्होंने भी उसकी मदद की, उसे तमाम बुक्स ला कर दिए। अब चूंकि वो जेल में था तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर नहीं सकता था, तब उसने जेल में दिन रात पढ़ाई करनी शुरू की। अपने सब्जेक्ट्स को लेकर जेल ऑफिशियल से उसने मदद ली। जेल ऑफिशियल ने भी, ऐसे लोगों की आमतौर पर जेल ऑफिशियल मदद करते हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, मैं आगे भी बताऊंगा आपको इस। तो अब वो अपनी स्टडी में लगा रहा, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता रहा, जेल के अंदर पढ़ता रहा। बाकी कैदियों ने भी उसको देखा, उन्होंने भी फिर उसकी मदद करनी शुरू की। जेल स्टाफ ने भी उसकी मदद करनी शुरू की। और उस वक्त सुनील गुप्ता, जिनकी मैं आपको कहानी सुना चुका, जो पहले जेलर और पीआरओ रहे थे, उस वक्त वो उसी तिहाड़ में थे, तो इन लोगों ने भी मदद की। और इन तमाम मदद के बीच आखिरकार 2008 में उसने फिर अटेम्प्ट किया यूपीएससी का। 5 साल हो गए थे उसको तिहाड़ में रहते हुए गिरफ्तारी के बाद, और इस दौरान में अब उसको सज़ा भी हो चुकी थी।
फिर उसने शुरुआती एग्ज़ाम क्लियर किया, फिर मेंस की बारी आई, उसने मेंस क्लियर किया, अब इंटरव्यू बचा और इत्तेफाक से उसने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। तिहाड़ जेल में रहता हुआ, जिसके ऊपर एक रेप का इल्ज़ाम लगा, जो रेप में कन्विक्ट हुआ, उम्र कैद की सज़ा है, मतलब उम्र कैद उसे जेल में काटनी है। 2009 में जब रिज़ल्ट आता है यूपीएससी का, तो उस रिज़ल्ट में अमित या अशोक राय यूपीएससी न सिर्फ क्रैक करता है, बल्कि उसकी रैंकिंग भी हाई होती है और वो आईएएस के रैंक में आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारत की सबसे बड़ी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक जो सबसे हाईएस्ट रैंक होता है वह है आमतौर पर आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें आप विदेशी में, जो विदेशों में अपनी एम्बेसीज हैं वहाँ, फिर आगे चलकर आप एम्बेसडर और ये सारी चीज़ें बनते हैं। तो आईएफएस के बाद आईएससी होता है, उसके बाद आईपीएस होता है जो पुलिस सर्विस है। तो कायदे से उसने आईएएस क्रैक किया। अब वो एक आईएएस अफसर है, इस देश को चलाने वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कायदे से, उसमें उसकी अब गिनती हो गई। खुशी का ठिकाना नहीं। तिहाड़ जेल में जब इस रिज़ल्ट की खबर पहुंची, पूरा तिहाड़ खुश, तिहाड़ के ऑफिशियल खुश कि उनका एक कैदी, उसने इस देश के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम को क्लियर किया, वो भी जेल में रहते हुए, बिना कोचिंग के, बिना कहीं आईएएस एकेडमी और ये जो सारी दुकानें खुली रहती हैं वहाँ जाए हुए, सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पर। पहली बार था ये देश के इतिहास में जब किसी जेल में रहते हुए किसी कैदी ने, वो भी सज़ा याफ्ता, देश के सबसे मुश्किल और सबसे बड़े एग्ज़ाम को पास किया। अब वो आईएएस बन गया। लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की थी अभी। क्यों? क्योंकि अब वो कन्विक्टेड है और रिज़ल्ट आ गया आईएएस। अच्छा, यूपीएससी में ये कि जब आमतौर पर कोई क्लियर होता है तो उसमें अभी तक बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपके क्रिमिनल और ये सारी चीज़ों को, उनका उस वक्त तक कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन अब यहाँ कानून के सामने दिक्कत ये है कि अमित या अशोक राय आईएएस के लिए सिलेक्ट हो गया है। अब उसे ट्रेनिंग दी जानी है, जो यूपीएससी और इनकी अपनी आईएएस की एकेडमी और वो है उत्तराखंड मसूरी में। लेकिन वो तो जेल में बंद है, उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। कैसे उसे बाहर किया जाए, कैसे वो आईएएस अफसर बने? फिर लोगों ने कहा कि ये एक रेपिस्ट केस के ऊपर वो लगा हुआ है कलंक, कैसे क्या होगा? तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार, फिर इन लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, ऐसे लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए। हाई कोर्ट में ऑलरेडी निचली कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रखा था। 9 फरवरी 2009 जिस साल ये रिजल्ट आया, उसी की साल की बात है। हाई कोर्ट में अब ये मामला गया कि तिहाड़ में एक सजा याफ्ता कैदी है जिसका नाम अमित राय है या अशोक राय है। निचली अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। रेप के मामले में वो कन्विक्टेड है। 5.5 साल अब तक उसको सज़ा काटते हुए तिहाड़ जेल के अंदर हो गए, 5 ईयर एंड 6 मंथ। लेकिन जेल में रहते हुए उसने जो अपना आचरण, जो बिहेवियर दिखाया, और जेल में रहते हुए एक एग्जाम्पल सेट किया कि उसने शायद अपने उस कर्म या वो जो भी उसने बुराई की थी उससे खुद को बदला और इन चीज़ों से खुद को पार किया और अपनी मेहनत से इस देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम को भी क्लियर कर लिया। तो इसीलिए उसके साथ अदालत कुछ रहम दिखाए और 5.5 साल ऑलरेडी वो जेल में काट चुका है। अब ये मामला जब हाई कोर्ट के सामने आया तो बड़ी अजीब उस वक्त सिचुएशन ये थी कि एक तो रेप का इल्ज़ाम, ऊपर से कन्विक्टेड। हालांकि अभी हाई कोर्ट ने अपनी सज़ा उस निचली कोर्ट पे नहीं दी, हो सकता है हाई कोर्ट बरी भी कर देती या कम कर देती, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि उससे पहले यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है। हाई कोर्ट ने पूरी दलील, बहस, तमाम चीज़ें सुनी। दूसरी तरफ से कहा गया कि नहीं, क्या कोई एक अच्छा एग्ज़ाम पास कर ले तो उसके आप जुर्मों को भूल जाएंगे, और रेप जैसे संगीन जुर्मों को। तो फिर अदालत ने कहा कि ठीक है, हम इस पर फैसला सुनाएंगे, लेकिन इस पूरे केस को भी एक बार स्टडी करते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखें कि अभी निचली कोर्ट का जो फैसला है अभी तक उसका फैसला आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ये आईएएस वाला मामला आ गया। हाई कोर्ट ने फिर निचले कोर्ट के तमाम फैसलों को सुना, पढ़ा, उस सुसाइड नोट को फिर डिटेल में पढ़ा, जो गवाह और बाकी चीज़ें थी उनको भी टटोला। इसके बाद 9 फरवरी 2009 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और उस फैसले में जो उन्होंने पहले कहा वो ये कि सुनीता ने
खुदकुशी की और इस खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर अशोक राय जिम्मेदार है, इस पूरे चार्जशीट और गवाहों और खुद सुसाइड नोट से ये क्लियर नहीं होता है। एक्चुअली एबटमेंट ऑफ सुसाइड में एक बड़ी टेढ़ी सी चीज़ होती है कि अगर सामने वाला कोई खुदकुशी कर रहा, सपोज मान लीजिए वो फांसी लटक कर फंदे से झूल जाता है, तो वो चीज़ें उस सामने वाले ने मुहैया की, वो रस्सी लाया, वो दुपट्टा दिया या तार दिया, डायरेक्ट दिया, ला कर दिया, ये चीज़ें अगर साबित होती हैं तो ज़्यादा ईजी होती सज़ा देना। अगर उसने कोई जहर खाया तो क्या वो जहर लाने वाला भी वही था? तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब सुनीता ने खुदकुशी की तो इस खुदकुशी की जानकारी उसे नहीं थी, अशोक राय को, और इस खुदकुशी में सीधे वो इन्वॉल्व नहीं था। ये पहली चीज़। दूसरी, अब उसके साथ जो धोखा हुआ, तो हाईकोर्ट ने कहा कि सुनीता और अशोक राय ये दोनों के संबंध काफ़ी पहले से थे, और इन दोनों के बीच में जो पुरानी चीज़ें थी, जो बातें थी, जो रिकॉर्ड्स आए, उसको देखकर ये नहीं लगता है कि कहीं पे भी दोनों के बीच रिलेशनशिप में कभी कोई ज़बरदस्ती रही होगी। जो रिपोर्ट आई उसमें भी ये बात थी कि कहीं रेप के सबूत नहीं मिले, तो जो कुछ हुआ दोनों की सहमति से हुआ। हाँ, ये धोखा कि शादी का वादा और शादी नहीं करना, इसके सबूत पक्के तौर पर कुछ सामने नहीं आए। तो ये ग्राउंड के खुदकुशी के लिए सीधे सीधे उकसाने का कोई सबूत, रेप जबरन, क्योंकि इन दोनों एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे से मिलते थे अकेले में भी, और कई बार दोनों एक दूसरे के साथ करीब आए, तो उसको देखते हुए इसको रेप की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये कि दोनों तरफ से सहमति थी। लेकिन हाँ, इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या शादी के लिए वादा करना या फिर धोखा देना मुकरना, उस पर बहस हो सकती है। फिर हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने कहा कि इन चीज़ों पे फैसला सुना उससे पहले एक चीज़ और भी है कि 5 साल 6 महीना अशोक राय जेल में काट चुका है, और इस दौरान में उसने एक शब्द इस्तेमाल किया था, रिडीम्ड हिमसेल्फ। मतलब अपने आप को उसने एक तरह से मुक्त किया उन पापों से, या फिर बदला जो उसके ऊपर तोहमत लगा, और उसने मेहनत की और एक एग्जाम्पल सेट किया कि इंसान जेल में भी रहकर अच्छा बन सकता है और इस देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम को भी क्लियर कर सकता है। तो हाईकोर्ट का फैसला आया कि उसके इस जुर्म, यानी कि सुनीता की मौत और उसके साथ बलात्कार की जो शिकायत थी, उसको देखते हुए जो निचली कोर्ट ने सज़ा सुनाई, उम्र कैद, उसको ये अदालत अभी तक उसने जो 5.5 साल जेल में रहा है, उन 5.5 साल की ही सज़ा को मतलब पूरा मानता है, और इन 5.5 साल की ही सज़ा के आधार पर अब उसे आगे सज़ा नहीं दी जाए और उसे जेल से रिहा किया जाता है, ताकि वो बाहर निकल कर एक IAS अफसर बने। अब हाईकोर्ट का ये जब फैसला आया तो बहुत सारे विमेन संगठन और बाकी लोग भी आगे आए। यहाँ तक कि जो NCW है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, उन्होंने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि अशोक राय की रिहाई गलत है। उनका ये कहना था कि ये चूंकि उसके ऊपर रेप का मामला है, निचली अदालत ने उम्र कैद की सज़ा दी है, तो मिनिमम कम से कम 7 साल तो उसको जेल में रहना चाहिए, और वो सिर्फ 5.5 साल रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 24 जुलाई 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा, फिर दिल्ली सरकार को, फिर खुद अशोक राय को भी। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली सरकार ने अशोक राय की मदद की। उसने कहा कि उसने अपने आप को जेल में बदला है, और 5.5 मुझे लगता है कि जो उसकी सज़ा है वो काफ़ी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया 24 जुलाई 2010 को। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग क्रिमिनल केस में डायरेक्ट पार्टी नहीं बन सकती है। वो ना सुनीता की तरफ से है ना राय की तरफ से, तो इसलिए उसकी इस पिटीशन को खारिज किया जाता है अशोक राय की रिहाई के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो बरकरार रहेगा। आखिरी हडल इस तरीके से पार हो गया, और इसके बाद अशोक राय तिहाड़ जेल से रिहा होता है, फिर IAS की ट्रेनिंग लेता है, और फिर IAS अफसर बनता है। देश के इतिहास का ये पहला है मामला जिसमें एक कन्विक्टेड जेल में रहता हुआ शख्स जेल के अंदर से UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करता है और IAS अफसर बनता है। अभी पिछले साल ऐसी एक कहानी दोहराई गई, लेकिन वो UPSC की नहीं है, वो IIT की है। वो भी अपने आप में एक
बड़ा टफेस्ट एग्ज़ाम होता है अपने देश में। बिहार के नवादा में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम सूरज है, सूरज कुमार यादव, ये कोटा यहाँ पे आईआईटी की कोचिंग ले रहा था। तभी 2020 में कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो सूरज यादव अपने गांव लौट आया बिहार। सब कुछ बंद हो गया था। वहाँ आने के बाद इत्तेफाक से जिस गांव में ये रहता था, उस गांव में गांव के एक नाले को लेकर पड़ोसी से झगड़ा हो गया। इस झगड़े के दौरान एक शख्स की मौत हो गई और उस मौत के लिए सूरज यादव और उसके भाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए। चार्ज लगाने के बाद अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया। ये दोनों अभी जुडिशल कस्टडी में। जुडिशल कस्टडी में जाने के बाद भी सूरज ने अपनी आईआईटी की तैयारी नहीं छोड़ी। वो जेल से ही पढ़ता रहा और जिस नवादा सब जेल में वो बंद था, वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे अभिषेक पांडे, उन्होंने खुद उसकी मदद की। उन्होंने उसे किताबें ला कर दी, बल्कि उसको कोचिंग भी दी अंदर ही जेल के, और वो इस तरह से आईआईटी की तैयारी करता रहा। और अभी 2022 जो गुजरा है, सूरज कुमार यादव ने न सिर्फ आईआईटी क्रैक किया, बल्कि 54th रैंक लाया पूरे इंडिया में। हज़ारों होते हैं रैंक। अब 54 रैंक का मतलब ये है कि उसके आईआईटी की जो बेस्ट कॉलेज है अपने देश में, उसमें उसको एडमिशन मिलेगा। और उसकी तमन्ना है आईआईटी रुड़की जाने की, और उसका ड्रीम है एक साइंटिस्ट बनने की, एक वैज्ञानिक। अब उसके केस पे भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि जो केस है, जो ज़मीन का झगड़ा हुआ, क्योंकि सूरज एक प्रोफेशनल मुजरिम कभी रहा नहीं, वो पढ़ाई कर रहा था, एक स्टूडेंट था, यहाँ आया, झगड़ा हुआ, एक पड़ोसी की मौत हो गई और उसके चक्कर में जेल में बंद है। लेकिन जेल के अंदर से रहकर उसने आईआईटी क्रैक किया, 54th रैंक लाया। तो मुझे लगता है उसके साथ इन चीज़ों को देखते हुए अदालत भी शायद रहम दिखाएगी। तो इन दो कहानियों से जो पता चलती है वो चीज़ ये है कि इंसान अगर अपना लक्ष्य, उसका एम, उसका गोल, टारगेट सब कुछ क्लियर हो, तो फिर हालात कैसे भी हो, जगह कोई भी हो, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। वरना सोचिए कि एक जेल के अंदर जहाँ पे एक से एक छटे हुए बदमाश, टेररिस्ट, कातिल, रेपिस्ट सारे मौजूद हैं, उनके बीच में एक लड़का पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते करते वो देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लेता है। तो इससे पता चलता है कि अगर आप सही हैं, आपका एम सही है, तो फिर माहौल मायने नहीं रखता। तो ये दो कहानियाँ ऐसी हैं जो इसकी एक तरह से मिसाल हैं।